प्यारे बच्चों, आज के क्लास में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का अगला भाग। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं बगैर देरी किए हुए अपने चैप्टर पर। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का अगला भाग या तीसरा भाग है बच्चों। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों भारत में आतंकवाद की स्थिति। अब देखते हैं भारत में आतंकवाद कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, चलिए भारत में जो आतंकवाद है ये सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें जम्मू एवं कश्मीर। भारत में चूँकि जम्मू और कश्मीर में बच्चों अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद है क्योंकि पाकिस्तान प्रायोजित है। ठीक है, जम्मू एवं कश्मीर में कश्मीर को प्राप्त करने को लेकर 4 युद्ध पाकिस्तान से हो चुका है। ठीक है बच्चों जो पाकिस्तान ने जो जम्मू और कश्मीर में आतंक फैला के रखा है, वैसे देखा जाए तो आज़ादी के समय जब द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर दोनों के बीच में बंटवारा हुआ तो उस समय भारत की सभी रियासतें जो है अपनी इच्छानुसार अपने अपने राष्ट्रों का चुनाव उन्होंने कर लिया। जो प्रमुख रूप से जो विवादित रियासतें बची वो 3 थी। इसमें जो है जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। हैदराबाद और जूनागढ़ को भी बाद में इन प्रकारेण उसका मामला भी शांत कर लिया गया। लेकिन कश्मीर विवाद एक ऐसा विवाद के रूप में सामने आया जो प्रारंभ से लेकर अभी तक बना हुआ है। और कश्मीर की स्थिति क्या है कि कश्मीर को लेकर बच्चों 4 युद्ध भारत लड़ चुका है। आज़ादी के 1-2 महीने बाद तुरंत और पाकिस्तान ने कश्मीर को लेकर युद्ध थोप दिया उसने भारत पर। और 1947-48 का युद्ध पहला युद्ध, 1965 में दूसरा युद्ध, 1971 में तीसरा युद्ध एवं 1999 में चौथा संघर्ष युद्ध। एक प्रकार से देखा जाए तो चारों युद्ध केवल कश्मीर की प्राप्ति के लिए पाकिस्तान ने थोप दिया। ये बात दूसरी है कि कश्मीर और जम्मू कश्मीर को प्राप्त करने को लेकर युद्ध हुए हैं, लेकिन चूँकि दोनों के विभाजन के समय वैसे भी दोनों के बीच में कटुता कुछ ज़्यादा ही उत्पन्न हो गई थी। विभाजन को लेकर ही बहुत सारे विवाद पैदा हो गए थे। लेकिन जम्मू और कश्मीर के रूप में ये जो है आतंकवाद, ये विवाद आज भी बचा हुआ है। और जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान ने आतंकवादी गतिविधियाँ प्रारंभ कब से की? 1971 का युद्ध जो है, 1971 के युद्ध में जब पाकिस्तान पराजित हो गया, जब उसको लगा कि हम भारत से कश्मीर को युद्ध में प्राप्त नहीं कर पाएंगे, अर्थात हम लड़कर हम कश्मीर भारत से नहीं ले पाएंगे, तो ऐसी स्थिति में उसने 1971 के युद्ध के बाद न्यून तीव्रता संघर्ष के रूप में आतंकवाद का प्रयोग करना शुरू कर दिया। ठीक है बच्चों, वही आतंकवाद जिन्हें जो है हम आतंकवादी कहते हैं, पाकिस्तान कहता है कि ये हमारे आज़ादी के लड़ाके हैं, क्रांतिकारी हैं, आज़ादी के योद्धा हैं, जो कि कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए लड़ रहे हैं, जिसे भारत ने गुलाम बना लिया है। ठीक है बच्चों, इसी वजह से कहते हैं ना कि आतंकवाद को परिभाषा के दायरे में नहीं बांधा जा सका। तो ठीक है बच्चों, तो 1971 के बाद न्यून तीव्रता संघर्ष के रूप में आतंकवाद का प्रयोग करना शुरू कर दिए हैं। और वहाँ के विभिन्न आतंकवादी संगठन जैसे JKLF, हिजबुल मुजाहिदीन, हरकतुल अंसार, लश्कर-ए-तोयबा, जैश-ए-मोहम्मद, इसमें बहुत से अपना नाम बदल कर इधर उधर बदलते रहते हैं। जैसे किसी पे अगर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनता है, किसी पे प्रतिबंध लगता है, तुरंत अपना नाम बदल कर दूसरा रख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो समझ लीजिए कि कश्मीर में संघर्ष, आतंकवादी गतिविधियाँ 1971 के युद्ध के बाद शुरू की गई और अभी तक चल रही है। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए, ये तो कश्मीर का जो है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का क्षेत्र हो गया। अगला जो आतंकवाद के क्षेत्र हैं भारत में बच्चों, वो हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र में। पूर्वोत्तर क्षेत्र का मतलब वही जो 7 बहनों के नाम से राष्ट्र जाने जाते हैं,
तो पूर्वोत्तर क्षेत्रों में बच्चों हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से राष्ट्र जो है, किन किन राष्ट्रों में ये आतंकवादी, उग्रवादी, नक्सलवादी गतिविधियां व्याप्त हैं। चलिए, पूर्वोत्तर क्षेत्रों में कहाँ कहाँ व्याप्त हैं बच्चों, वो है नागालैंड, असम, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा आदि। ठीक है, अब देखिए ये क्षेत्र के बारे में हम थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं कि इन क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति क्या है और राजनीतिक स्थिति क्या है। यहाँ ऐसी क्या प्रॉब्लम आ चुकी है जिसके कारण ये क्षेत्र अशांत बना हुआ है। देखिए, ये अत्यधिक बच्चों संवेदनशील क्षेत्र है स्ट्रैटेजिक दृष्टिकोण से, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये भारत से कटा कटा सा अलग एक वर्ग है, जो कि एक तरफ बांग्लादेश से इसकी बहुत सारी सीमाएं मिलती हैं और दूसरी तरफ वर्मा या म्यांमार से सीमाएं मिलती हैं। ठीक है बच्चों, और बाकी जो है बंगाल की खाड़ी से, बंगाल की खाड़ी यानी समुद्र से। तो बच्चों यहाँ जो है ये चूँकि कटा कटा वर्ग है, इसलिए ये संवेदनशील है, और जो है इधर से आने जाने के लिए बस वही सिक्किम का मार्ग है। ठीक है, सिक्किम होकर वो जो मार्ग जाता है वही है, और वो बहुत ही पतला, बहुत ही जो है देखा जाए तो ये कटे कटे की स्थिति है इसकी। ये भौगोलिक बनावट जो है विप्लव हेतु सर्वोत्तम, विप्लव या क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए, गुरिल्ला कार्रवाई के लिए सर्वोत्तम है कि वहाँ पहाड़ी और जंगली क्षेत्र है। ठीक है, पहाड़ी, जंगली और उबड़ खाबड़ या ऊंची नीची भूमि वहाँ की है, जो कि विप्लव के लिए उपयुक्त है, विप्लव या गुरिल्ला युद्ध के लिए। और संपूर्ण क्षेत्र में गरीबी या शिक्षा, बेरोजगारी व्याप्त है। बच्चों, गरीबी या शिक्षा और बेरोजगारी अगर व्याप्त है तो सीधी सी बात है कि वो गवर्नमेंट से नाराज तो जरूर होगी। जब हमारे यूपी की स्थिति ऐसी है जहाँ पर हर स्टूडेंट, हर जो है क्या बोलते हैं, हर व्यक्ति का पेट भरा हुआ है, लेकिन फिर भी चिल्लाता है हम बेरोजगार हैं, बेरोजगार हैं, बेरोजगार हैं। मोटे हो गए हैं खा खा के, लेकिन बेरोजगारी के बारे में हल्ला जरूर मचाते हैं। और इतना ही नहीं बच्चों, वो सरकार द्वारा उपेक्षित वर्ग एवं क्षेत्र, ये सरकार द्वारा वहाँ का जो जनजातियाँ हैं उपेक्षित भी हैं और वहाँ का क्षेत्र भी उपेक्षित है, अर्थात विकास के लिए सरकार ने बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया है, बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया वहाँ पे। बांग्लादेश, चीन, म्यांमार आदि शरणार्थियों की घुसपैठ से क्षेत्र में अशांति को बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि वो क्षेत्र से चीन और जो है म्यांमार आदि की जो है सीमाएं मिलती जुलती हैं, बांग्लादेश की सीमाएं काफ़ी लंबी हैं। तो ऐसे ऐसे क्षेत्रों से वहाँ पर शरणार्थी के रूप में घुसे हुए हैं। भाई बांग्लादेश में जब मारकाट हो रही थी उस समय भी बहुत से लोग भाग भाग के भारतीय सीमाओं में घुसे, चारों तरफ गए, इधर भी आए बंगाल की तरफ, उधर भी गए पूर्वोत्तर क्षेत्र की तरफ। तो इन सभी की घुसपैठियों के कारण ही इस क्षेत्र में अशांति को बढ़ावा मिला। ठीक है, और मूल आदिवासियों में जिसका एक आक्रोश व्याप्त है, जो बाहरी लोग यहाँ घुसकर बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट इनको निकाल क्यों नहीं रही है, तो वहाँ के जो मूल आदिवासी जनजातियाँ हैं इनमें आक्रोश है, और उसी को लेकर ये हिंसात्मक प्रवृत्ति विकसित है इनके अंदर, क्योंकि ये शरणार्थियों को कभी मार काट के भगाने का प्रयास करते हैं। तो इनमें जो है ये इसीलिए ये क्षेत्र अशांत बना हुआ है। कारण बहुत से हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में विकास के नाम पर गवर्नमेंट ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है, क्षेत्र को उपेक्षित वर्ग, उपेक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया उन्होंने। उपेक्षित मतलब उपेक्षा का शिकार जो है सरकार ने उसको बना रखा है, ना कोई विकास कर रही है, ना उनका ध्यान दे रही है। जब बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा फैलेगी तो हिंसात्मक प्रवृत्ति भी बच्चों विकसित जरूर होगी। और इतना ही नहीं, समय एवं परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए हिंसात्मक प्रवृत्ति को चीन एवं पाकिस्तान द्वारा प्रोत्साहन भी दिया जाता है। उनको क्या करना है, जो भारत का विरोधी वर्ग बन जाता है, जो राष्ट्र का, तो वही है दुश्मन का दुश्मन मित्र होता है। तो ऐसे ऐसे जब यहाँ पर एक विरोधी वर्ग तैयार हो जाता है तो उनको पाकिस्तान एवं चीन सपोर्ट करने लगते हैं, उनको हथियारों की मुफ्त सप्लाई भी करने लगते हैं। अब देखिए, विदेशी शत्रु राष्ट्रों द्वारा अस्त्र शस्त्र, गोला बारूद की आपूर्ति एवं क्षेत्र में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। बच्चों, जब क्षेत्र का शस्त्रीकरण कर रहे हैं हमारे विरोधी, हमारे शत्रु राष्ट्र, तो जब शस्त्रीकरण होगा तो हमारे विरोधी, जो हमारे राष्ट्र के विरोधी जो वहाँ पर तत्व उभर रहे हैं, तो राष्ट्र में हिंसात्मक गतिविधियाँ तो अपनाएंगे ही। ठीक है बच्चों, और
इन अलगाववादी जो वहाँ नाराज वर्ग होता है, उपेक्षा का शिकार जो वर्ग होता है, उसको जो है हथियारों की आपूर्ति करके चीन और पाकिस्तान उसको प्रोत्साहन देते हैं कि भारत की गवर्नमेंट आपके लिए कुछ नहीं कर रही है, हथियार लीजिए, लड़िए, इन पे मारिए, इन सबको सत्ता पे अधिकार कर लीजिए, सत्ता से इनको उखाड़ फेंकिए, बहुत सारी चीज़ें बच्चों। चलिए अब देखते हैं हम लोग कहाँ कहाँ पर हमारे यहाँ अव्यवस्था व्याप्त है। तो बच्चों पहले हम लोग पढ़ेंगे, पहला नंबर है नागालैंड। बच्चों सर्वप्रथम अराजकता और आतंकवाद का शिकार राज्य हमारा कौन सा है? नागालैंड। यहाँ का जो प्रमुख आतंकवादी संगठन है वो है NFCN। इसका फुल नाम है नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, ठीक है। NFCN जो है इसका कार्य क्या है? प्रमुख विद्रोही गतिविधियों का केंद्र बिंदु है। कौन? NFCN यानी नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, ये प्रमुख विद्रोही गतिविधियों का केंद्र बिंदु है। और NFCN मणिपुर, त्रिपुरा के संगठनों को प्रशिक्षण एवं धन एवं हथियारों की आपूर्ति करता है। बच्चों ये संगठन 3 राज्यों को सपोर्ट करता है, 3 राज्यों के आतंकवादी संगठनों को या उग्रवादी संगठनों को यह सपोर्ट करता है। मणिपुर, त्रिपुरा और स्वयं नागालैंड, यानी तीनों का एक केंद्र बना हुआ है। और यहीं पे जो है मणिपुर और त्रिपुरा के भी संगठनों को प्रशिक्षण एवं हथियारों की आपूर्ति होती है। अगला है बच्चों असम। असम जो है 1979 में विदेशी तत्वों के विरुद्ध असम के नागरिकों द्वारा हिंसात्मक गतिविधियों का प्रयोग। विदेशी नागरिक कौन है बच्चों? वही जो घुसपैठी घुसे हुए थे। बाद में ये अपनी मूल धारा से भी हट गए। मूल धारा का मतलब, इनकी मूल धारा क्या थी? मूल धारा ये थी बच्चों, असम असमियों का है। असम असमियों का है, अर्थात जो विदेशी नागरिक हो तुरंत बाहर निकले। मूल धारा से क्यों हट गए? इस संगठन का नाम क्या है? प्रसिद्ध संगठन है उल्फा आंदोलन, ULFA। पूरा नाम होता है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। इसका जन्म 1920 में हुआ था। प्रमुख नारा है असम असमियों का है। बाकी विदेशियों को, शरणार्थियों को हटाने के लिए जो है प्रयत्नशील रहा। लेकिन जब बाद में जो है पड़ोसियों का सपोर्ट मिल गया तो अपनी मूल धारा से हटे और सीधे जो है भारत को नुकसान पहुंचाने लगे। उल्फा को सहायता कौन करता है? आंध्र प्रदेश का पीपुल्स वार ग्रुप, PWG बोलते हैं बच्चों इसको शॉर्ट में, PWG, पीपुल वार ग्रुप। ये कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का संगठन है। ये जो है उल्फा को सहायता करता है। और इनका संबंध कहाँ कहाँ से है? नागालैंड, त्रिपुरा, पंजाब, कश्मीर, श्रीलंका के उग्रवादी संगठनों से। बच्चों जब कश्मीर के उग्रवादी संगठनों से है तो सीधी सी बात है कि इनको पाकिस्तानी हथियारों की सप्लाई मिलती होगी। ठीक, चलिए पड़ोसी राष्ट्रों से समर्थन। कौन कौन से राष्ट्र इनको समर्थन दे रहे हैं? पाकिस्तान, चीन, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये जो है इनको समर्थन दे रहे हैं। किसको? उग्रवादी संगठनों को। यहाँ प्रमुख सैनिक कार्रवाई की गई थी ऑपरेशन बजरंग नाम से। ठीक, असम के अन्य उग्रवादी संगठन कौन कौन से हैं? कौन है बच्चों? बोडोलैंड, इसको बोला जाता है ABFU या ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन। ये स्टूडेंटों का यूनियन है। इन्होंने क्या किया था? उदयांचल नाम के एक पृथक राज्य की मांग की थी। बच्चों जैसे खालिस्तान की मांग उठी, पाकिस्तान की मांग उठी, तो ऐसे उदयांचल नाम के एक पृथक राज्य की मांग की थी। किसने? बोडोलैंड ने, यानी ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन ने। और इसके संस्थापक कौन थे बोडोलैंड के? उपेंद्र नाथ ब्रह्म। बोडो जनजाति जो है ये सरकार की उपेक्षा की स्वीकार रही है। बच्चों अगर सरकार अपनी उपेक्षा, सब जिसकी उपेक्षा करेगा वही एक अलगाववादी संगठन के रूप में तैनात होगा। बच्चों ऐसे भी देखा जाए तो घर घर में उपेक्षा का शिकार कोई वर्ग होता है तो कहता है ऐसा कीजिए, हमें अलग कर दीजिए। तो यही स्थिति बच्चों राष्ट्रों में भी होती है। अगला है मिजोरम।
मिजोरम, इसमें जो है उग्रवाद का प्रारंभ कब से हुआ? 1966 से। यहाँ का जो प्रमुख आतंकवादी संगठन है वो है बच्चों MNF या मिजोरम नेशनल फ्रंट। इनका कार्य क्या है? ये गैर मिजो जातियों को भगाने के लिए इनका कार्य है भगाना। गैर ये जो मिजो जाति यानी जातिवादी संगठन है जिसने मिजो जाति को छोड़कर जो गैर मिजो जातियां हैं उनको मिजोरम से निकालने का कार्य इन्होंने किया है। और 30 जून 1986 में मिजो नेता जो थे उनका नाम है लालडेंगा एवं राजीव गांधी के बीच एक समझौता हुआ और समझौते के बाद शायद ये समझौता सफल रहा, जिसके बाद इन्होंने अपनी गतिविधियों को कमजोर कर दिया अर्थात खत्म कर दिया धीरे धीरे करके। अगला है बच्चों मणिपुर। मणिपुर ये भी सरकार की उपेक्षा का शिकार है। बच्चों जो उपेक्षा का शिकार होता है वो तुरंत अलगाववाद की मांग करता है। यहाँ का प्रमुख आतंकवादी संगठन कौन है? RGM या रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर। इसकी स्थापना हुई थी 1968 में। 1976 में PLA अर्थात पीपुल्स लिबरेशन आर्मी तथा PLP पीपुल्स लिबरेशन पार्टी का निर्माण किया गया। ठीक है बच्चों। और यहाँ प्रमुख आतंकवादी संगठनों को चीन द्वारा प्रशिक्षण एवं समर्थन से अशांति को बढ़ावा मिला है, क्योंकि चीन जो है चूंकि इन सभी आतंकवादियों को प्रशिक्षण देता है, हथियार देता है और इसके वजह से अशांति यहाँ पर शांति भंग हो रही है, होने लगी। और वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान में ये जो है काफ़ी हद तक भारत सरकार के प्रयत्नों से वर्तमान स्थिति है शांति की। वर्तमान में असम क्या बोलते हैं? वर्तमान में ये क्षेत्र शांत है। अगला है बच्चों त्रिपुरा। 1978 में TNV या त्रिपुरा नेशनल वॉलंटियर्स आतंकवादी संगठन की स्थापना की गई। बच्चों पूरा नाम है TNV, पार्ट नाम TNV, जिसका पूरा नाम है त्रिपुरा नेशनल वॉलंटियर्स नामक आतंकवादी संगठन की स्थापना की गई। 1982 में बाहरी कबायली जातियों को निशाना बनाया। बाहरी का मतलब होता है बच्चों जो बाहर के पड़ोस के जो शरणार्थी आए थे उन्हीं जातियों को निशाना इन्होंने बनाया, उनको बाहर निकालने का प्रयास किया। और बाहरी सहायता इनको कहाँ से मिलती है? बांग्लादेश द्वारा प्रशिक्षण एवं समर्थन मिलता है इनको। वर्तमान स्थिति है ये भी वर्तमान में शांत हैं इनकी गतिविधियाँ। ठीक है बच्चों। तो बच्चों वीडियो बड़ा हो जाएगा, आगे अगले जो है अगले भाग में हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का समाधान। ठीक है, तब तक ठीक है बच्चों, हम लोग इसी पार्ट में पढ़ लेते हैं, नहीं तो एक भाग अलग से बनाना पड़ेगा। अब बहुत ज़्यादा भागों की संख्या भी ठीक नहीं होती। तो देखिए राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के समाधान। बच्चों इनके समाधान के लिए आतंकवाद के मूल में जाकर इसके कारणों को जानना होगा एवं उन कारणों को दूर करने हेतु राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास करना होगा। बच्चों सीधी सी बात है कि आतंकवादी जो होते हैं किसी की शौक नहीं होती कोई आतंकवादी गतिविधियां अपनाए, कुछ मजबूरियां होती हैं, चाहे उनकी व्यक्तिगत मजबूरी हो चाहे सरकार द्वारा पैदा की गई मजबूरी हो। ठीक है बच्चों, तो कहने का मतलब यही है चाहे जैसी भी मजबूरी हो, कोई शौकीन नहीं होता कि हम आतंकवादी बने, बगैर किसी कारण किसी को मारे पीटे और अपने आप को अपनी जान हथेली पर लेकर अपने आप को खतरे की स्थितियों में घूमते फिरे लेकर। इसलिए इसके समाधान की ज़रूरत के लिए संविधान की ज़रूरत है और समाधान के लिए सबसे पहले ये देखना होगा कि आतंकवाद फैल रहा है या जो आतंकवादी गतिविधियां चल रहे हैं इसके पीछे इसको चलने का राज क्या है, ये क्यों चल रहा है। जब वहाँ जाकर उसके कारणों को जानने का प्रयास करेंगे तो उन्हीं कारणों को दूर करके इस प्रकार के आतंकवाद का समाधान किया जा सकता है। ठीक है, इसके लिए राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी जैसा भी आतंकवाद हो, राष्ट्रीय आतंकवाद हो तो राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद हो तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके लिए प्रयास करना होगा। ठीक, पहले राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास क्या किया जाना चाहिए, जैसे अपने राज्य को जो अलगाववादी उग्रवादी विद्रोही जो संगठन है उनकी जो है
न्यायोचित मांगों को तत्काल स्वीकृत किया जाए, अर्थात जो उनकी मांग हो, जैसे उनकी उपेक्षा की जा रही हो, क्षेत्र का विकास ना हो रहा हो, बेरोजगारी की समस्या हो, गरीबी हो, अशिक्षा हो, ये सब चीज़ें हो, अगर न्यायोचित हैं तो उसको तत्काल मांगिए, तत्काल उन मांगों को स्वीकार कीजिए। ठीक है, उस क्षेत्र के विकास की ओर ध्यान दीजिए, कॉलेज खुलवाइए, गरीबी दूर करिए, रोजगार की व्यवस्था कीजिए, जो भी है। ठीक है बच्चों, जब पेट भूखा होगा तभी जो है, जब पेट अशांत होगा तो मनुष्य भी अशांत होगा, उसका मन भी अशांत होगा तो उसके हाथ पांव भी अशांत होंगे। चलिए अगला है दमन धमकी का सरकार द्वारा न्यूनतम प्रयोग। बच्चों जहां तक हो सके सरकार न्यायोचित मांगों अर्थात कारणों को जानिए और उनको दूर कीजिए। अगर दबाव यानी दमन जहां आवश्यकता हो वहीं उनका दमन कीजिए। जैसे बहुत से आतंकवादी या उग्रवादी संगठन ऐसे होते हैं जो कि अपने मार्ग से भटक चुके हैं, क्योंकि उनको जो है पाकिस्तान और जो है चाइना से सपोर्ट, समर्थन और धन की प्राप्ति हो रही है, हथियार भी मिल रहा है, तो वो धन के लालच में वो कार्रवाई कर रहे हैं राष्ट्र विरोधी, जैसा कि पाकिस्तान और जो है चाइना उनसे करवा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में बच्चों उनके विरुद्ध दमन का प्रयोग तो करना ही पड़ेगा, लेकिन प्रयास ये किया जाए कि जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वहाँ की जनता की, ठीक है, जब जनता की मूलभूत आवश्यकताएं जिसके कारण जनता नाखुश है, जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए सरकार को, ताकि जब जनता जो है संतुष्ट हो जाएगी तो आतंकवाद स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। क्योंकि वो आतंकवाद जो है, कोई भी आतंकवाद, गोरिल्ला कार्रवाई, विप्लव की कार्रवाई, ये जनता के जब तक सहयोग जनता का रहता है तभी तक ये सफल है। जब जनता सरकार को सहयोग करने लगेगी तो वो सारी गतिविधियां अपने आप ही नेस्तनाबूद हो जाएंगी या धीरे धीरे करके स्वयं ही समाप्त हो जाएंगी। अर्थात आवश्यकता हो जहां वहीं दमन का प्रयोग, अन्यथा सरकार को सुधारात्मक गतिविधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। सुरक्षा के कड़े प्रबंध, अगर बाहर से कोई खतरा हो तो ऐसे लिए सुरक्षा का कड़ा प्रबंध होना चाहिए, अर्थात आतंकवादियों से जनता की सुरक्षा की जानी चाहिए। सशक्त गुप्तचर व्यवस्था, बच्चों अगर किसी भी जो है आतंकवाद का निवारण करना है, खास करके अगर दमनात्मक, क्या बोलते हैं, एक मिनट बच्चों, अगर जो है न्यायोचित मांगों को मानने के बाद भी अगर कुछ ऐसे जो है धृष्ट उग्रवादी संगठन हैं जो कि अपनी गतिविधियों को नहीं छोड़ रहे हैं, उनको सपोर्ट इतना ज़्यादा मिल रहा है कि वो अपने मार्ग पे भटके हुए हैं और सरकार के विरुद्ध कदम उठा रहे हैं, तो उससे निपटने के लिए सशक्त गुप्तचर व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि गुप्तचर व्यवस्था के द्वारा उनके प्रमुख स्थानों का पता लगाकर उस पर कार्रवाई की जा सके। ठीक है बच्चों, चलिए और अगला है यथार्थपूर्ण राजनैतिक स्वार्थों में संयम बरतना। अर्थात सरकार को चाहिए कि निहायत स्वार्थपूर्ण अपनी जो नीति है उसको थोड़ा कम करे, जनता के हितों का ध्यान ज़्यादा दे, अपने हितों को थोड़ा सा कम ध्यान दे, अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए परेशान कम हो, जनता की इच्छाओं, जनता के सुख दुख, आवश्यकताएं, जरूरत, मूलभूत आवश्यकताएं, इनका ध्यान वो ज़्यादा देने का प्रयास करे। अर्थात अपने स्वार्थों में संयम बरतिए, अपने स्वार्थों का ध्यान कम दिया जाए। ठीक है बच्चों, चलिए और जनता का सहयोग प्राप्त करना। बच्चों कोई भी उग्रवादी, कोई भी विप्लवी, कोई भी जो है अलगाववादी कार्रवाई तभी तक सफल रहेगी जब तक जनता का सहयोग उसे मिला रहेगा। जब सरकार को जनता का सहयोग प्राप्त हो जाएगा तो आतंकवादियों के विरुद्ध जब जनमत तैयार हो जाएगा सरकार के पास, तो आतंकवादी गतिविधियां वैसे भी कमज़ोर हो जाएंगी या वो नेस्तनाबूद हो जाएंगी या उनको आसानी से दबाया जा सकता है। जैसे हमने आप लोगों को बताया था ना बच्चों, जनता जिसके साथ में सत्ता उसके हाथ में, तो ये जो है उसी प्रकार है। अगर जनता का सहयोग अलगाववादी संगठनों और उग्रवादी संगठनों को मिलता रहेगा तो वहाँ पर सरकार की नीतियाँ सफल नहीं होगी। इसलिए सरकार को चाहिए पहले जनता का सहयोग करे, जनता की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करके जनता का सहयोग प्राप्त करे, फिर आतंकवादियों के विरुद्ध जो है वो जनमत तैयार करे, तभी आतंकवादियों को कुचला जा सकता है। प्रेस को संयम बरतना।
ठीक है बच्चों, प्रेफ को संयम बरतना, इसके द्वारा एक सकारात्मक पहल होगा। अर्थात प्रेफ अकारण जो है इन अलगाववादी संगठनों की, उग्रवादी संगठनों की अकारण बगैर किसी वजह से बढ़ा चढ़ाकर इनकी बुराई ना करें। ठीक। आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों को चिन्हित करना एवं उन क्षेत्रों में जनता का सहयोग प्राप्त करके सैनिक कार्यवाहियों द्वारा समस्या के मूल कारणों में जाकर समाप्त करना। बच्चों ये भी सही है, जनता का सहयोग प्राप्त करिए और सैनिक कार्यवाहियों द्वारा, अगर ज़रूरत हो तो सैनिक कार्यवाही, अगर सुधारात्मक कार्यवाही से अगर जो है आतंकवाद समाप्त हो जाए, प्रॉब्लम समाप्त हो जाए तो और अच्छी बात है। अगर उसके बाद भी नहीं समाप्त होता है तो सैनिक कार्रवाई करके समाप्त किया जाए। ठीक है। और आतंकवादियों को कड़े दंड हेतु कानून का निर्माण, ये भी सही है। आतंकवादियों के लिए कड़े कानून का निर्माण किया जाए। राजनेता, सेना, जनता तथा गुप्तचर सेवाओं के बीच परस्पर सहयोग की भावना को विकसित करना। ठीक है बच्चों, राजनेता, सेना, जनता तथा गुप्तचर सेवाओं के बीच परस्पर सहयोग की भावना को विकसित करना। अर्थात क्योंकि राजनेता, सेना, जनता और गुप्तचर सेवा, इन चारों अगर इन चारों का सहयोग अगर मिला रहेगा तो ऐसे क्षेत्र में आतंकवादी या उग्रवादी या अलगाववादी गतिविधियों को या तो पनपने ही दिया जाएगा, अगर पनपी भी होंगी, वहाँ पर चल भी रही होंगी, तो शीघ्रता से उनको समाप्त किया जा सकता है जब परस्पर इनमें सहयोग होगी तब। कमांडो फोर्स का गठन किया जाए तथा उसे हमेशा सतर्क रखा जाए। बच्चों, क्योंकि विप्लवी कार्रवाई जो होती है वो गुरिल्ला कार्रवाई होती है और गुरिल्ला कार्रवाई से लड़ने के लिए उस कार्रवाई से भी तेज सेना की जरूरत पड़ेगी जो कि कमांडो कर सकती है। तो इसलिए कमांडो फोर्स का गठन किया जाए और हमेशा उसको सतर्क रखा जाए। अगला है बातचीत का माध्यम, शांति वार्ता, समझौते का प्रयोग। इसके द्वारा भी अगर आतंकवादी गतिविधियों को समाप्त हो जाए तो और अच्छी बात है, समझ में आ जाए आतंकवादियों के। तो गैर सरकारी संस्थाओं को अवैध कार्यों पर रोक, यानी जो गैर सरकारी संस्थाएं हों, कोई अवैध कार्य अगर वो कर रही हो तो उन पर रोक लगाया जाए, क्योंकि इनकी वजह से कभी कभी आतंकवाद ज़्यादा फैलता है, क्योंकि अवैध कार्य ये करेंगे, सरकार बदनाम होगी। ठीक है बच्चों, चलिए। और विदेशों से प्राप्त आर्थिक सहायता के स्रोत एवं उपयोग की निगरानी है बच्चों। ये कहने का मतलब विदेशों से जो आर्थिक सहायता और स्रोत जो उपयोग की निगरानी, अर्थात जो सरकार को दी जा रही है, तो या ये देखा जाना चाहिए कि उसका प्रयोग जो है लाभ या विकास के कार्यों में किया जा रहा है या अलगाववादी कार्यों में किया जा रहा है। ठीक है बच्चों, इसकी भी निगरानी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बाहर से जो सहायता आ रही हो, सरकार उसका प्रयोग जो है आतंकवादियों उग्रवादियों से मिलकर उनका प्रयोग अपने राष्ट्र के विरुद्ध गतिविधियां कर रही हो। ठीक है। निर्जातीय समस्या का समाधान किया जाए। निर्जातीय समस्या वही है, खास करके उसको क्या बोलते हैं बच्चों, अन्य जाति से जो निर्जातीय समस्याओं का समाधान किया जाए। निर्जातीय का मतलब याद नहीं आ रहा है बेटा, चलो इसको हम फिर बताएंगे कभी, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो। निर्जातीय का मतलब होता है जैसे अलग अलग जातियों संबंधित समस्याएं कोई होती हैं, या आपस में जैसे जो जातियां होती हैं उनमें जो थोड़ा सा अंतर होता है, उन जातियों के समस्याओं का समाधान किया जाए। जैसे एक जातियों में भी कई दो पार्ट हो जाते हैं ना, तो जातियों के भी अंदर जो जातियां पैदा हो जाती हैं उसको बोला जाता है निर्जातियां। ठीक है, चलिए। आतंकवादियों को देश की मुख्य धारा में लाया जाए। देश की मुख्य धारा क्या है? विकास। अर्थात जब उनके आतंकवादी जिस कारण से आतंकवादी बने हैं उन कारणों को दूर किया जाए, उसके बाद उनको राष्ट्र के कार्यों में उनको लगाया जाए। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया राष्ट्रीय स्तर का प्रयास। अब देखते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास क्या क्या किया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या प्रयास किया जा सकता है।
आतंकवादियों को सैन्य प्रशिक्षण, शरण एवं शस्त्रों की आपूर्ति ना करें। बच्चों, ये हमारे लिए नहीं, ये हमारे पड़ोसियों के लिए है, जो हमारे यहाँ आतंकवाद को समर्थन और उनको हथियारों की आपूर्ति कर रहे हैं, उनके लिए है। अर्थात ये किसको चाहिए? पाकिस्तान और चाइना, श्रीलंका और जो है बांग्लादेश जैसे राष्ट्रों को ये चाहिए कि आतंकवादियों को सैन्य प्रशिक्षण, शरण एवं शस्त्रों की आपूर्ति ना करें और राष्ट्रों के बीच परस्पर गोपनीय सूचनाओं का आदान प्रदान करना। गोपनीय यानी छुपी हुई सूचनाएं जो भी हैं उनका आदान प्रदान हमेशा चलता रहे। और राष्ट्रों द्वारा आतंकवाद के विरुद्ध द्विपक्षीय समझौते करना, यानी एक दूसरे राष्ट्रों से, जैसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद में भारत पाकिस्तान, यानी आतंकवादी आपके यहाँ से हमारे यहाँ नहीं आना चाहिए। भारत पाकिस्तान के बीच में अगर ऐसा समझौता हो जाए तो और इसका पाकिस्तान पालन करे तो फिर कश्मीर में आतंकवाद को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। लेकिन जब वो पालन करे तब ना, ठीक है। अर्थात राष्ट्रों द्वारा आतंकवाद के विरुद्ध द्विपक्षीय समझौते किया जाए। अगला है राष्ट्रों के बीच प्रत्यर्पण संधियां होनी चाहिए। अगर प्रत्यर्पण का मतलब होता है बच्चों, एक दूसरे के यहाँ आतंकवादी, एक दूसरे का आतंकवादी अगर दूसरे राष्ट्र में छुपा हुआ है तो तुरंत उसको पकड़कर उस देश को सौंपा जाए जहाँ उसने अपराध किया है। जैसे हमारे यहाँ कोई राष्ट्र, कोई आतंकवादी अगर बम विस्फोट करके पाकिस्तान में छुपा है तो हमारे और पाकिस्तान के बीच में प्रत्यर्पण संधि होनी चाहिए, ताकि वह जो है हमारे उस अपराधी को अपने देश से पकड़कर हमें सौंप दे। इसे बोलते हैं प्रत्यर्पण संधि। बच्चों, हमारा अपराधी किसी देश में छुपा हो तो उस देश की सरकार का दायित्व तो होता है कि प्रत्यर्पण संधि के द्वारा हमारे अपराधी को हमें सौंप दे, ठीक है। और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले राष्ट्रों को किसी भी प्रकार का सहयोग ना दिया जाए, ठीक है बच्चों। आतंकवाद जो बढ़ा रहा है, जैसे बोलते हैं चीन आतंकवाद, इस्लामिक आतंकवाद का जनक माना जाता है, तो ऐसे राष्ट्रों को किसी भी प्रकार सहयोग ना दिया जाए, क्योंकि अगर कोई राष्ट्र उनको सहयोग देता है तो वो सिर्फ आतंकवादी गतिविधियों में ही उसका प्रयोग करेंगे, कोई अच्छा कार्य तो वो करेंगे नहीं, ठीक है बच्चों। ये वीडियो हालांकि बहुत लंबा हो गया है, लेकिन ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया। अगले भाग में हम लोग पढ़ेंगे हिंद महासागर में व्यापक प्रभाव, भारत की समुद्री सुरक्षा एवं विकल्प, ठीक है बच्चों। तब तक आराम से आप लोग पढ़िए, लिखिए, मस्त रहिए और खुश रहिए।